नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल। समाचार प्लस पर पिछले कई दिनों से हम लगातार आवाज उठा रहे हैं कि आखिर सुखदेव सिंह नामधारी को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जिस व्यक्ति या जिस सरकार ने बनाया, उसके फैसले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के जो सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मशहूर कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, वो भी आरोप लगा चुके हैं कि उस वक्त के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश पोखरियाल निशंक ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नामधारी जैसे सामाजिक नाग को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया। क्यों? क्या इन दोनों के बीच में लेन देन हुआ? इसकी जांच होनी चाहिए। और इस मुद्दे पर, इस बड़ी खबर पर हम आज भी अटल हैं, अडिग हैं, बने हुए हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक सरकार के उस वक्त के फैसले पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सवाल यह बड़ा है कि क्या सरकार को नामधारी के कारनामों के बारे में कुछ मालूम नहीं था? निशंक महोदय इतने भोले तो नहीं कि उनको नामधारी के काले कारोबार के बारे में कुछ पता नहीं। आखिर क्यों? उस वक्त के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मार्च 2010 में शासनादेश जारी कर दिया और नामधारी को एक संवैधानिक पद पर विद्यमान कर दिया। इसके बाद निशंक ने कल अपना मौन तोड़ा है। एक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसको फोन करके यह बताया है, सफाई दी है और कहा है कि अगर मेरी सरकार ने नामधारी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया था तो मौजूदा विजय बहुगुणा सरकार ने नामधारी को हटाने में इतना वक्त क्यों लगाया। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपने गिरेबान पे निशंक जी झांक के देखना नहीं चाहते। उनसे गलती हुई, वो ये मान नहीं रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस को फोन करके दिए गए इस इंटरव्यू में निशंक साहब कहते हैं कि वी अपॉइंटेड हिम माइनॉरिटी पैनल चीफ, कांग्रेस लेट हिम कंटिन्यू। ये बेशर्मी भरा बयान है। इस बयान की उत्तराखंड के जो लोग हैं वो निंदा कर रहे हैं। निशंक साहब ने कहा कि सरकार किसी की नहीं होती। अ गवर्नमेंट डज नॉट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल, देयर इज अ कॉमन प्रोसेस फॉर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट्स। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्टी। रमेश पोखरियाल ने कहा कि ये जो नियुक्ति हुई, ये उनकी भारतीय जनता पार्टी की रिकमेंडेशंस पर हुई। तो ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो शख्स कौन है जिसने नामधारी की नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशंस की। रमेश पोखरियाल आगे कहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की इस रिपोर्ट के मुताबिक, पोखरियाल सेड ओवर द फोन, ही सेड नामधारी वाज स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ सिख संगत विच इज अ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, यानी आरएसएस। तो क्या आरएसएस के जो लोग हैं उनकी रिकमेंडेशंस पर उस वक्त के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नामधारी के क्रेडेंशियल्स को चेक करवाना उचित नहीं समझा? क्या जो भी आरएसएस से जुड़ा हुआ होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में उनके क्रेडेंशियल्स को, उनकी पृष्ठभूमि को, उनका आपराधिक रिकॉर्ड को इग्नोर करके उन्हें संवैधानिक पदों पर बैठाया जाएगा? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक की यह सफाई को मैं सिरे से खारिज करता हूं और यह मांग करता हूं कि रमेश पोखरियाल निशंक को माफी मांगनी चाहिए और रमेश पोखरियाल निशंक के इस फैसले की गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं। देहरादून आपको लेकर चलेंगे, अविकल थपलियाल हमारे साथ हैं। आप उत्तराखंड स्टेट के हेड हैं, समाचार प्लस के रेजिडेंट एडिटर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए गए फोन पर अपनी प्रतिक्रिया के बाद समाचार प्लस ठोक कर यह कह रहा है कि रमेश पोखरियाल निशंक का यह बयान उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ करता है।
ये बयान देने के पहले रमेश पोखरियाल निशंक को यह बताना चाहिए कि किस नेता की, बीजेपी के या आरएसएस के, किस नेता के रिकमेंडेशंस पर सुखदेव सिंह नामधारी को संवैधानिक पद पर बैठाया गया। पोंटी चड्ढा और नामधारी दोनों कितने करीबी हैं, निशंक को यह मालूम था। उसके बावजूद 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद नामधारी को क्यों, किस लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निशंक जी आपने बनाया? इसके बाद निशंक जी इंटरव्यू में आगे कहते हैं, कांग्रेस पार्टी हैज रूल्ड द स्टेट फॉर ओवर 6 months. Why did the Congress allow him to continue as a chief of the Monetary Commission after formation of its government? ये सवाल निशंक साहब पूछते हैं और इसीलिए निशंक साहब की मंशा पर हम घोर सवाल उठा रहे हैं, गंभीर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि निशंक जी, कांग्रेस पार्टी ने तो फैसला किया उन्हें हटाने का, लेकिन आपने तो उन्हें बनाया। नामधारी की ऐसी क्या इच्छाएं देखी, नामधारी का ऐसा क्या अच्छाई आपको दिखी निशंक जी? समाचार प्लस आपसे सीधे सवाल पूछता है, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको जवाब देना चाहिए कि निशंक जी, आपने नामधारी को संवैधानिक पद पर बैठाकर पूरे उत्तराखंड के लोगों का चेहरा कलंकित क्यों किया? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और उस नेता का भी नाम सामने आना चाहिए जिसके रिकमेंडेशंस पर नामधारी को निशंक जी ने इस गरिमामयी पद पर बैठाया और अपने फैसले से उत्तराखंड का चेहरा कलंकित किया। सुखदेव सिंह नामधारी, पुत्र रूढ़ सिंह, निवासी ताली फार्म बाजपुर। नामधारी जिसको इन दिनों लोग गुंडा, जालसाज और अवैध वसूली के किंग के नाम से सार्वजनिक तौर पर जानने लगे हैं, ये वही सुखदेव सिंह नामधारी है जिसको रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में मार्च 2010 में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन क्यों, ये सवाल मैं पूछता हूं। साल 2010 उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। ये वही साल था जब सूबे में माननीय पोखरियाल साहब की सत्ता हुआ करती थी। उत्तराखंड में निशंक की ही तूती बोला करती थी और इसी साल निशंक सरकार ने एक ऐसे शख्स को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया जो कि इन दिनों दिल्ली पुलिस की रिमांड में है। नाम सुखदेव सिंह नामधारी। कहने को बड़े कारोबारी, लेकिन कारोबार ऐसा कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी, जालसाजी और फरेब ही दिखाई देता है। इसी शख्स पर निशंक सरकार की ऐसी कृपा हुई कि हर कोई इस शख्स पर हाथ डालने से कतराने लगा। समाचार प्लस ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया कि आखिर इस शख्स पर महान मुख्यमंत्री निशंक की इतनी कृपा क्यों। अब निशंक साहब सामने आए और इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए इंटरव्यू में अपनी सफाई पेश की। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर सुखदेव सिंह नामधारी की नियुक्ति कॉमन प्रोसेस के तहत की गई थी। पार्टी की सिफारिश पर ही नामधारी को अपॉइंट किया गया। सरकार किसी की नहीं होती है, इस तरह की नियुक्ति कॉमन प्रोसेस के तहत की जाती है। हाँ, मेरे कार्यकाल के दौरान नामधारी को नियुक्त किया गया। वो आरएसएस के सहयोगी संगठन सिख संगत के अध्यक्ष थे, लेकिन कांग्रेस ने 6 महीने के कार्यकाल में क्यों नहीं हटाया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने भी समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में निशंक सरकार के कार्यकाल की कड़ी आलोचना की थी। जनता पार्टी भ्रष्टाचार को किस प्रकार बढ़ावा देती है, निशंक उसके बेहतरीन उदाहरण है। निशंक की भ्रष्टाचार में निर्लज्जता इस कोटि की है कि उन्होंने माता गंगा को भी नहीं सुना। अब सवाल उठना लाजमी है। एक तो निशंक साहब ने नामधारी जैसे शख्स को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया और फिर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वह निशंक साहब, वाह! ये तो वही बात हो गई कि अपने दामन पर पड़े दाग को छिपाने के लिए दूसरे के दागों का हवाला दे दो और बच निकलो। अनुज श्रीवास्तव, समाचार प्लस। और हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत कही जाती है कि कानी आपन टेंट ना निहारे, दूसरन का पल पल झांके। यानी जो कानी महिला होती है वो अपनी आंख कानी है वो नहीं देखती, दूसरों की आंख भेंगी है या नहीं वो तलाशने के लिए निकल पड़ती है। निशंक साहब भी यही कर रहे हैं। अपने गिरबान में झांकने के बजाय, अपनी गलती मानने के बजाय टोपी ट्रांसफर का खेल खेला जा रहा है। अन्ना हजारे की महत्वपूर्ण सहयोगी हैं किरण बेदी साहिबा। किरण बेदी साहिबा ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था
कल समाचार प्लस पर वो फोन पर लाइव मौजूद थी। कल उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ऑलरेडी अपना व्यू ये ट्वीट भी किया था जी कि ये इतनी इम्पोर्टेंट नियुक्तियों में इस तरीके के लोग कैसे बैठा दिए जाते हैं, और उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे किस बेसिस पे ये फाइल को स्टडी करना चाहिए कि किसने इसका नाम नॉमिनेट किया, किसने वेरिफिकेशन की, किसने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया, क्या उन लोगों की पुरानी कैरेक्टर वेरिफिकेशन और उनका रिकॉर्ड और उनकी रेपुटेशन क्या फाइल पे आना नहीं चाहिए? किस ऑफिसर ने, किस ब्यूरोक्रेट ने इनका नाम रिकमेंड किया ऐसे ओहदों के लिए? मैं ये समझती हूँ उन लोगों के नाम भी पब्लिक करने चाहिए कि किन ब्यूरोक्रेट्स ने, कौन से ऑफिसर्स ने, चाहे वो IAS ऑफिसर हैं या दूसरे हैं, और या चीफ मिनिस्टर ने खुद ही अपना नाम अपने आप ये नाम दे दिया, क्योंकि जब तक क्या ऑफिसर्स ने कोई उसमें हस्तक्षेप किया, बताया, चीफ मिनिस्टर को एडवाइस किया कि ये व्यक्ति के खिलाफ हिस्ट्री शीट होनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ इतना सारा रिकॉर्ड हो, वो तो हिस्ट्री शीट होना चाहिए पुलिस स्टेशन में। तो क्या उसकी हिस्ट्री शीट है? हिस्ट्री शीट का मतलब ऐसा ओहदा तो कोई मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल खेद हमारा उनका फर्ज बनता है कि इसमें खेद जमाना चाहिए। और मैं तो ये भी कह रही हूँ ब्यूरोक्रेट का भी नाम, जिस अफसरशाही ने इन लोगों का नाम रिकमेंड किया, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि हिस्ट्री शीटर को जिसमें तो पुलिस के थाने में फाइल होनी चाहिए, बल्कि ये भी पता करो क्या उस रेजिडेंट पुलिस स्टेशन में ऐसे व्यक्ति का हिस्ट्री शीट है? मैं तो ये भी पता करना चाहती हूँ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, सीधे अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास चलेंगे। आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो प्रतिक्रिया माननीय आदरणीय गणमान्य निशंक जी की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दी गई है, ये प्रतिक्रिया अपने आप में घोर शर्मनाक है कि एक तरफ तो आप अपराध करते हैं, आपके ऊपर आरोप लगते हैं, तो आप टोपी दूसरे की तरफ घुमा देते हैं। भाई क्यों? कानी आपन टेंट ना निहारे, दूसरन का पल पल झांके। अमिताभ जी देखिए, मुझे इसमें 3 बातें समझ आती हैं। आज जो रमेश पोखरियाल निशंक का हम देख रहे हैं बयान इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, उसमें 3 मौलिक सवाल उठते हैं। पहला, मैं निशंक जी से इस बात में सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रिकमेंडेशन पर ये नियुक्ति हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, स्वाभाविक है पार्टी ही रिकमेंड करेगी। तो पहली जवाबदारी, अब साथ में रमेश पोखरियाल निशंक के साथ साथ भाजपा एज ए पार्टी भी बन गई कि वह भी बताए कि उसने ऐसे सच्चरित्र व्यक्ति को कहां से खोजा। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है कि संघ की भी भूमिका थी इसमें। वो सिख संगत के अध्यक्ष थे, जो संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। तो एक जवाबदारी, एक अकाउंटेबिलिटी आरएसएस की भी बनती है। मैं भाजपा के साथ साथ आरएसएस से भी कहूंगा कि वो भी सफाई दे देश को कि उन्होंने ऐसा संस्कारवान नामधारी कहां से खोजा। और ये भी ठीक है कि कांग्रेस ने उस नामधारी को 9 महीने क्यों ढोया। जब सरकार बनने के बाद सिपाही का ट्रांसफर हो जाता है तो नामधारी क्यों नहीं हटाए गए। लेकिन इन तीनों जवाबदारियों के एडिशन के बावजूद ये बात वहीं की वहीं खड़ी है कि पहली, अंतिम और निर्णायक, मैं फिर रिपीट करता हूं, पहली, अंतिम और निर्णायक जवाबदारी रमेश पोखरियाल निशंक की है, क्योंकि मुख्यमंत्री वह थे। ना तो सिख संगत मुख्यमंत्री थी, ना भाजपा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी पार्टी के रूप में, और ना कांग्रेस थी। ठीक है, इस तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निशंक की है। निशंक जी को, देश को यह बताना चाहिए कि अगर किसी ने सिफारिश की भी तो उन्होंने माना क्यों। जी ठीक बात है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कुमार विश्वास साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर कुमार विश्वास टीम अरविंद केजरीवाल के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और डॉक्टर कुमार विश्वास सबसे पहले ये कहने वाले व्यक्ति हैं कि साहब निशंक और नामधारी के बीच में क्या लेन देन हुआ जिसकी वजह से नामधारी को इतने गरिमामयी संवैधानिक पद पर बैठाया गया। और डॉक्टर कुमार विश्वास के इस बयान पर ही हमारा ये शो आधारित भी है कि आखिरकार वो परिकल्पना, वो डील, वो विचार ये हुआ कैसे। डॉक्टर कुमार विश्वास, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। डॉक्टर कुमार विश्वास, सवाल सबसे बड़ा यही है कि निशंक और नामधारी के बीच क्या ऐसा हुआ जिसके चलते उन्हें एक संवैधानिक पद पर बैठा दिया गया।
हम 3 दिन से इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं। हम निशंक जी को न्योता भी दे रहे हैं कि आप समाचार प्लस पर आइए, आप हमसे बातचीत कीजिए इस अहम मुद्दे पर। हम अपने 16 करोड़ दर्शकों के सामने माननीय निशंक जी से सीधी बात करना चाहते हैं, लेकिन वो इंडियन एक्सप्रेस को फोन करके कहते हैं कि साहब सरकार व्यक्ति विशेष की नहीं होती, सरकार सबकी होती है और ये सम्मिलित फैसला था। देखिए अतुल जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि निशंक भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का है, जो संसद में बाहर आ जाते हैं ये कहते हुए कि मैं वोट नहीं खरीदूंगा और ऐसी सरकार को मैं चिमटे से छूने से मना करता हूं। महाभारत का एक श्लोक पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, और बाहर आ जाते हैं, जिसमें कुशाभाऊ ठाकरे होते हैं, जिसमें करिया मुंडा होते हैं, जो कोयला मंत्री का पद रोकर छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री के पास जाते हैं और रो पड़ते हैं और कहते हैं कि ऐसी राजनीति की कल्पना मैंने नहीं की थी, मैं संगठन देख लूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। एक उसके बाद का भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है जो स्वर्गीय प्रमोद महाजन से प्रारंभ होता है। मुझे खेद है इस बात का कि वो आदमी दिवंगत हो गया है, मैं टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो वहीं से प्रारंभ हुआ। उसने केवल कांग्रेस को बीट करने के लिए और समकालीन राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए उन सभी हथियारों का इस्तेमाल किया था जिन हथियारों से आज आई भारतीय जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था। तो कालांतर में आज स्थिति ऐसी आ गई कि जब हम सड़क पर खड़े होकर ये कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा भाई भाई देश की मलाई लूट के खाई, तो जनता तालियां बजाती है, जनता सड़क पर निकल आती है, नितिन गडकरी के दरवाजे पे आतंक मचा देती है। अभी जो बयान संघ प्रमुख का आया है, मुझे जहां तक आवाज आई, आपके यहाँ अग्निहोत्री जी बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े पास से चीजों को देखते हैं। एक वक्त होता था कि दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन संघ प्रमुख बोलता था तो रॉयटर्स का संवाददाता, बीबीसी का संवाददाता लाइन लगाकर खड़ा रहता था कि आज संघ प्रमुख बोलेंगे और भारत में दक्षिणपंथ की वैचारिक पृष्ठभूमि अगले वर्ष में क्या होगी, उसका क्रियान्वयन क्या होगा, ये पूरे विश्व को पता चलता था। लेकिन आज जिस तरह से बेचैनी संघ में दिखाई दी कि किसी तरह से गडकरी बच जाए, किसी तरीके से वो पेमेंट मिलते रहे जिससे संघ के प्रचारकों का काम चल रहा है, लोटों के जूते पहने जा रहे हैं, सफारियों में घूमा जा रहा है प्रचारकों द्वारा, वो बच जाए। तो ये बदलती हुई दक्षिण पंथ की राजनीति के क्रूरतम और विभत्सतम चेहरों में से एक रमेश पोखरियाल निशंक हैं। दुखद बात यह है कि निशंक जी का उद्भव जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर की उन पाठशालाओं से हुआ है जहां स्वधर्मे निधनम श्रेय पढ़ाया गया था, जहां माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या पढ़ाया गया था। ऐसी जगह से उठकर एक आदमी इस जगह पर पहुंचा जिसने पूरी गंगा को लूट कर खाया, खनन के चक्कर में एक तपस्वी ने जान दी, और उस निर्लज्जता को भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार वहन कर रही है, वो मेरे जैसे राजनीतिक विश्लेषक के लिए बड़ा दुखद क्षण है। जी डॉक्टर कुमार विश्वास, जो फोन लगाया इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस साहब को, निशंक साहब ने, उसमें कहते हैं सरकार किसी की नहीं होती, देयर इज अ कॉमन प्रोसेस फॉर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट्स, ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्टी। He said Namdhari was state president of Sikh Sangat, which is a sister organization of the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। नहीं तो देखिए, सबसे पहली बात तो फिर तो ये करना चाहिए कि अगर उसमें कुछ भी सरकार में अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। कहना चाहिए सरकार किसी की नहीं होती, ये तो ब्यूरोक्रेट्स की भी, आम जनता की भी थी, जो हो गया अच्छा वो अपने आप हो गया, जो बुरा हो गया वो अपने आप हो गया। ऐसा काम नहीं चलता है। और अगर ऐसा है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उन शहरों का नाम बताना चाहिए जिन्होंने रिकमेंड किया है। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य विंग है जो उसको संभालती है उत्तरांचल को, जहां तक मुझे स्मरण है शायद युवा सांसद धर्मेंद्र प्रधान शायद प्रभारी हैं, उन जैसे युवा सांसद को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि वो खुलेआम भाजपा की टॉप लीडरशिप को बदनाम कर रहे हैं ये कहकर कि एक ऐसा अवांछित तत्व जो सदन में क्या घर में घुसाने लायक नहीं है, उसे आपने लाल बत्ती की नौकरी दी है, तो ऐसे तो दी नहीं होगी। वो तो सिख है, आप शायद संभवतः हिंदू ब्राह्मण है, जो कुछ भी आपकी जाती है, तो रिश्तेदारी भी आपकी नहीं है कि आपका भाई भतीजा है, फूफा लगता होगा कोई, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो जो हुआ होगा उसे देश को बताएं, अन्यथा बता दें कि जी मेरे बीच नहीं हुआ था, वेंकैया नायडू ने खा लिया, धर्मेंद्र प्रधान ने ले लिया होगा पैसा, अटल बिहारी जी ने ले लिया होगा, या फिर ये बता दें देश के सामने। कुल मिला के सच सामने आना चाहिए। और निशंक जी ने अपने कुकर्मों से प्रदेश को डुबोया है, अब कम से कम पार्टी जो थोड़ी बहुत बची है उसको पतन के गर्त में न ले जाए। जी, क्या इस पूरे मामले पर निशंक जी को माफी मांगनी चाहिए सामने आकर? देखिए, निशंक जी के जो कुकर्म है उनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर वो माफी मांगने लग जाएंगे अतुल जी, तो मुझे लगता है कि 2-3 स्पेशल एपिसोड आपको बनाने पड़ जाएंगे 2-2 घंटे के। वो किस किस बात पर माफी मांगेंगे? वो गंगा के अवैध खनन पर माफी मांगेंगे, वो हरिद्वार में सड़कों पर जो घोटाला हुआ उस पर माफी मांगेंगे, जो कैग में हुआ उस पर माफी मांगेंगे, जिस निर्लज्जता के साथ उन्होंने बाकी सब कुकर्म किए हैं उन पर माफी मांगेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी पर उन्होंने जिस तरह कुठाराघात किया, जो आतंक का राज्य इस समय नीतीश बाबू चलाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, वो उन्होंने
अखबार और मीडिया पर शिकंजा कस के वहां चलाने की कोशिश की, जिसका प्रतिफल उन्हें झेलना भी पड़ा कि उनकी सरकार गई और उन्हें बीच में ही हटना पड़ा विरोध झेलते हुए। वो किन किन बातों पर माफी मांगेंगे? मैं तो ऐसा समझता हूं कि उत्तराखंड की समस्त जनता को अब उनसे ही माफी मांग लेनी चाहिए कि प्रभु अब आप आराम करिए, बहुत हो गया, आपको देख लिया, अब आप आजीवन गंगा के तट पर तपस्या करिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास, बहुत धन्यवाद। रोचक तरीके से बहुत तल्ख, बहुत तीखी टिप्पणी करने के लिए डॉक्टर कुमार विश्वास जाने जाते हैं। और मैं बता दूं आपको कि करोड़ों की फैन फॉलोइंग है डॉक्टर कुमार विश्वास की। इस देश के कमोवेश सबसे महंगे कवि भी हैं, लेकिन कुमार विश्वास जी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के एक स्तंभ भी हैं। और वो अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल सामने आकर निशंक साहब को सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि फोन पर बात करने से और ये टोपी ट्रांसफर करने से काम बनेगा नहीं। इतने पर समाचार प्लस की भी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि हम जनता हैं। जनता की संतुष्टि यानी हमारी संतुष्टि। हम किसी राग द्वेष या विद्वेष से काम नहीं करते। एक ब्रेक ले रहे हैं, इस खबर को इसी जगह से और आगे लेकर जाएंगे। अविकल भाई बैठे हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। मोती हर महफूज रहेगा, हर चेहरे पर नूर बहेगा, मजबूत इरादों के संग ही हर मजहब खुशहाल रहेगा। मजबूत इरादे और महान संकल्प के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा ने अल्पसंख्यकों के हितों में कदम उठाया है। हमारे प्रदेश में बहुत ही सौहार्द है धर्मों में, जातियों में, इसलिए अलग से एक मंत्रालय बना करके मैंने उसको अपने साथ रखा है। सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए विकास की योजनाएं जो आ रही हैं उन पर गति भी आएगी और उनके लिए और विकास के रास्ते शासन सोचेगी, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 12वीं कक्षा पास करने पर अल्पसंख्यक गरीब कन्याओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, कलियर शरीफ को अजमेर शरीफ की तर्ज पर विकसित करना, अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना भी की है। सरकार के इस कदम से अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। मैं अविकल थपलियाल साहब के पास चलना चाहूंगा। अविकल थपलियाल, लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, लगातार हम निशंक साहब से आह्वान कर रहे हैं कि वो हमारे स्क्रीन पर नंबर देखकर वो हमें सीधे फोन कर सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं। अगर उनको ये डर सताता है कि साहब अगर वो हमको रिकॉर्डेड इंटरव्यू देंगे तो हम उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि वो लाइव आए, लाइव हमसे बातचीत करें। हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं निशंक जी को कि आप लाइव समाचार प्लस से बातचीत कीजिए, जो आप कहेंगे बिना काट छांट के वो 16 करोड़ दर्शकों तक पहुंचेगा। निशंक जी, हिम्मत तो जुटाइए। अविकल थपलियाल, इसमें क्या गलत है, क्यों हिम्मत नहीं हो पा रही? हाँ, ये काफी दिनों से हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि निशंक जी लाइव आए हमारे उसमें या कैमरे में आके बोले, लेकिन उन्होंने जो चुप्पी तोड़ी है इंडियन एक्सप्रेस में, वो बहुत 1% उन्होंने शायद बोला है। अगर बीजेपी के कोई नेता इसमें शामिल है या हाईकमान या संघ की सिफारिश से किसी को बनाया है तो अच्छा होता कि निशंक जी उनके नामों का आज खुलासा कर देते। हाँ। ताकि इसमें पाक साफ हो जाती चीजें। अभी भी हम उनसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं। पिछले दिनों एक वो पारिवारिक कष्ट से भी गुजरे हैं और अभी उन्हें उभरने में वक्त लगेगा, लेकिन चूंकि एक वो जनप्रतिनिधि रहे हैं, राजनीतिक शख्सियत रहे हैं और इसी दौरान ये एक बड़ा मुद्दा भी नामधारी का सामने आ गया है। हाँ। जिसमें उनकी भूमिका पे सवाल उठ रहे हैं। हम उनके दुख में भागीदार हैं, समाचार प्लस पूरी तरीके से भागीदार है और हम उनसे फिर विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर हमसे या तो डायरेक्ट बात कर ले या फोन पे बात कर ले और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी कर दे। एक सवाल तो यह है। हाँ। दूसरा, इसमें यह सवाल उभर के आ रहा है कि कुमार विश्वास जी ने जो कल कहा कि इस पूरे मामले में लेन देन हुआ है, चूंकि एक नया मोड़ आया है इसमें। हाँ। चूंकि केजरीवाल जी हर हफ्ते एक नया बम फोड़ रहे हैं। हाँ। तो हमारा केजरीवाल टीम से, आम आदमी पार्टी से, कुमार विश्वास जी से ये अनुरोध है कि अगर इसमें नामधारी की ताजपोशी को लेके कहीं किसी स्तर पर दिल्ली से लेके उत्तराखंड तक कोई लेन देन हुआ है या कोई मिठाई बांटी गई है, तो अगर वो इसका खुलासा कर सके तो ये बड़ा एहसान देश के अंदर भी होगा और उत्तराखंड की जनता के अंदर भी होगा, अच्छी बात भी होगा। अच्छी बात आप एक बात और मैं कह रहा हूं, एक बिंदु अभी छूट गया है, वो चर्चाओं में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें हर दिन एक नए स्टेप को पकड़ रहे हैं। एक और तथ्य इसमें छूटता हुआ दिखाई दिया कि जैसे निशंक जी ने आज ये कहा इंडियन एक्सप्रेस को कि कांग्रेस क्या करते रही 8 महीने। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध फिर निशंक जी से है कि मैं उनसे ये सवाल करता हूं
कि आपके हटने के बाद 2011 में आप हट गए थे सितंबर में संभवतः, उसके बाद 5 महीने खंडूड़ी जी भी रहे और खंडूड़ी जी की जो छवि बड़ी ईमानदार, पारदर्शी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, एक शासक प्रशासक की मानी जाती है। मैं अतुल जी तभी कह रहा हूं कि ये बिंदु छूटा ही है 4-5 महीने का। उस फेज में अन्ना हजारे का आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था और खंडूड़ी जी को भी एक अन्ना हजारे उत्तराखंड का माना जा रहा था। इन्होंने यहां लोकपाल बनाया और केंद्र सरकार को भेजा। हालांकि केंद्र ने अभी उस पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन वो 5 महीने भी तफ्तीश के होने चाहिए कि खंडूड़ी सरकार नामधारी के मुद्दे पर क्यों चुप रही। बिल्कुल सही कांग्रेस की गलती है, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की भी गलती है। हाँ। लेकिन खंडूड़ी जी भी, सरकार की भी गलती है कि अगर निशंक ने स्वविवेक से या अपनी इच्छा से या पार्टी के दबाव में या कुछ भी कह लीजिए, नामधोरी जैसे एक चर्चित विवादास्पद व्यक्ति को कुर्सी सौंपी है, तो खंडूड़ी जी ने पलट सकते थे। जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। और उन्होंने कई फैसले पलटे भी थे निशंक सरकार के। हाँ। तो ये पूरा जो सर्किल चल रहा है हमारा, आगे पता नहीं कहां तक जाएगा, नामधारी हमें कहां तक ले जाएंगे इस चर्चा में। इसमें मुझे लग रहा है कि सभी एक सर्किल के अंदर खड़े हैं। हाँ। ये एक नया बिंदु आ गया अतुल जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने एक नया मोड़ दिया है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, इस पूरे मामले पर अविकल भाई ने बहुत अच्छा बिंदु उठाया कि 2011 में संभवतः जब निशंक हटे, जब खंडूड़ी साहब आए, खंडूड़ी है जरूरी का नारा प्रतिपादित किया गया, उसके बाद वो चुनाव में हारकर भितरघात से गैर जरूरी हो गए, तब तक नामधारी को खंडूड़ी सरकार ने जरूरी क्यों माना, क्यों झेला? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को देना होगा कि खंडूड़ी जी ने भी क्यों झेला, निशंक जी ने क्यों बनाया, बीजेपी का या आरएसएस का वो कौन सा नेता था जिसने इसकी सिफारिश की। और इन तमाम मामलों में अविकल भाई आरटीआई भी लगाई जानी चाहिए, आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा। बिल्कुल। देखिए, इसमें मुझे एक शेर याद आता है कि इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है, आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। नामधारी कांड में 3 मुख्यमंत्री लपेट में आते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूरी और विजय बहुगुणा। निशंक दोषी है कि वह बाजपुर के जंगलों से ऐसा शख्स खोज कर लाए। भाजपा दोषी है कि उसने सिफारिश ऐसे आदमी की। संघ दोषी है, मेरे हिसाब से नहीं, निशंक जी जो कह रहे हैं उसके आधार पर बोल रहा हूं मैं। मैंने फाइल नहीं देखी कि किसकी सिफारिश की चिट्ठी लगी है। तो अगर निशंक जी की बात मैं सच मानूं तो संघ भी इस पाप में बराबर का भागीदार, ठीक है, भाजपा एज ए पार्टी भागीदार, और उस पाप को ढोते रहने के लिए भुवन चंद्र खंडूरी भी बराबर के भागीदार, और उस पाप को ढोते रहने के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा के पुत्र विजय बहुगुणा भी बराबर के भागीदार। ठीक बात है। वो तो दुर्भाग्यवश विजय अपना ये पोंटी चड्ढा और उसके भाई की हत्या हुई तो भूकंप आ गया, उस भूकंप के चलते मजबूर हुई सरकार नामधारी को हटाने के लिए। क्योंकि अगर नामधारी को नहीं हटाती और नामधारी की गिरफ्तारी होती तो एक संवैधानिक संकट पैदा होता जी, इसलिए आपको हटाना पड़ा। और मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी अतुल ये है कि जो नामधारी के अपॉइंटमेंट की फाइल है, बहुत गंभीरता से एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, वो जो फाइल है वो विजय बहुगुणा की सरकार के पास है, सारी पत्रावलियां मुख्यमंत्री के पास उपलब्ध हैं। मेरी अपनी जानकारी कहती है कि उस पत्रावली में एक कांग्रेस के बड़े नेता की सिफारिशी चिट्ठी भी लगी है नामधारी के पक्ष में। अगर यह सच नहीं है तो सरकार के पास फाइल है, सरकार आज शाम तक उसका खुलासा कर दे। और सरकार ये बताए, निशंक बताएं ना बताएं, कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिस्पर्धी पार्टी है वह तो ये बताए देश को कि उस फाइल में किस किस की चिट्ठी लगी है। ठीक बात है। इस काले खेल में कौन कौन शामिल है, निशंक जिम्मेदार है, यही केवल अभी तक पता है। लेकिन यह भी पता हो कि आखिर इतने हीरे की सिफारिश करने वाले कौन कौन चेहरे थे जी। और ये मैं मानता हूं नैतिकता के कारण यह काम सरकार को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर देना चाहिए जी। लेकिन इन तमाम बहस मुबाहिसों के बाद भी भुवन चंद्र खंडूरी, विजय बहुगुणा, कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी सबकी जिम्मेदारियों के बाद भी मैं कहूंगा पहली और अंतिम जिम्मेदारी उस समय के मुख्यमंत्री की है जिसके हस्ताक्षर से नामधारी के माथे पर रोली चंदन लगा जी। और इसीलिए समाचार प्लस पर हम ये अपील करते हैं, हम ये मांग करते हैं विजय बहुगुणा जी से कि आप
इस बात का आधिकारिक खुलासा करें माननीय मुख्यमंत्री जी कि नामधारी के नियुक्ति की जो फाइल बनी, उस फाइल में किन किन नेताओं की सिफारिशी चिट्ठी लगी है। वो बीजेपी का व्यक्ति हो, वो आरएसएस का व्यक्ति हो, वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, किसी का भी व्यक्ति हो, नामों का खुलासा होना चाहिए। दूसरी बात यह कि कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड हैं। कुमार विश्वास ने लेन देन का जो आरोप लगाया है, क्या अरविंद केजरीवाल जो देश में बड़े बड़े खुलासे करते हैं, वो इस पूरे मामले पर भी आधिकारिक तौर पर खुलासा करेंगे? और तीसरी बात यह कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को समाचार प्लस लाइव बहस करने के लिए इस मुद्दे पर आमंत्रित करता है कि आप लाइव आइए, आप मेरे साथ, अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ, या विकल थपलियाल जी के साथ, या गोविंद पंत राजू जी के साथ बैठकर सीधे लाइव बातचीत करिए। 4 विकल्प आपके पास हैं, चारों में कोई विकल्प चुन लीजिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी। अगर आप बहस नहीं करना चाहते, अपना आधिकारिक बयान भी आप समाचार प्लस के माध्यम से लाइव दे सकते हैं, और मैं वायदा करता हूं आपसे कि जो आप जो कुछ भी कहेंगे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी, निशंक जी, वो सब कुछ मैं लाइव दिखाऊंगा। लेकिन सामने आना पड़ेगा, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है और फोन पर टिप्पणी देने मात्र भर से काम होता नहीं है। अतुल, यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी। अतुल, जिस दिन नामधारी को उसके पद से हटाया गया और इसका ऐलान विजय बहुगुणा ने प्रेस के सामने किया, उस दिन की बाइट को गौर से देखिए। उनका वक्तव्य समाप्त होने के बाद उनसे प्रश्न होता है मुख्यमंत्री से कि क्या सरकार जांच कराएगी नामधारी की नियुक्ति की? तो मुख्यमंत्री का उत्तर होता है, अरे भाई, मेरी सरकार का मामला नहीं, पिछली सरकार का मामला है और ऐसे मामलों की जांच की जरूरत नहीं होती, पुराने सरकार ने किया था। हाँ। यह भी रवैया ठीक नहीं। हाँ। जांच तो अगली सीढ़ी है। मैं कहता हूं पहली सीढ़ी पर तो खड़े उतरिए, पहले उस फाइल को सार्वजनिक कर दीजिए कि किस किस की चिट्ठी लगी है, ये तो देश जान ले। ठीक बात है। और इसलिए ये काम आज शाम तक हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत लंबा काम नहीं, बहुत कठिन काम नहीं। जी जी। और इसलिए सरकार को फाइल देखकर नाम बताने हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। और इसीलिए समाचार प्लस के इस जिम्मेदारी वाले मंच से हम विजय बहुगुणा जी से अपील करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, नामधारी की नियुक्ति की जो फाइल है, उस फाइल में किस किस के सिफारिशी पत्र लगे हैं, वो या तो आप खुलासा करना चाहें तो आप कर दीजिए, वरना आरटीआई एक्टिविस्ट कई सारे ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में अब आरटीआई लगाने जा रहे हैं। 2-3 आरटीआई एक्टिविस्ट को मैं भी जानता हूं जो इस पूरे मामले में आरटीआई लगाने जा रहे हैं, जो जिनकी मंशा हमारे पास अलग अलग माध्यमों से आई है। महत्वपूर्ण है कि विजय बहुगुणा जी आज शाम तक इसका खुलासा करें। इसके लिए मैं अभी से उम्मीद लगाए बैठा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तेजी से आपने नामधारी को हटाया, उस तेजी से खुलासा भी कीजिए कि उस फाइल में किस किस की सिफारिशी चिट्ठियां लगी हैं और उसमें क्या क्या लिखा है। बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।